Hello, good morning guys. Welcome to our channel Study of मेधावी. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज तो जिन्होंने हम लोग का वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से जाइए हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। और जिन्होंने आज मेरा थर्ड लेक्चर है, जिन्होंने मेरे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाके साइको के लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। एक ही वीडियो में मैंने जीन प्याजे की सारी चीज़ें इंक्लूड की है। आपने इस वीडियो को देख लिया, उसके बाद आपको दूसरों की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो में मैंने सारी सब कुछ चीज़ें डाल रखी हैं। तो बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास को दिया हमारे जीन प्याजे ने। अब आपको पता होगा कि जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें जीन प्याजे का क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट को पता नहीं जीन प्याजे से इतना प्यार है कि वो जीन प्याजे के क्वेश्चन भर भर के देते हैं। आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पेपरों में मिल जाएंगे। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है हमें जीन प्याजे के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास, इस विकास को जीन प्याजे ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इन जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, तो आप बता सकते हैं जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी। इन्होंने बाल विकास को संज्ञानात्मक विकास के ऊपर ही डिफाइन किया। ठीक है, इन्होंने अपने बाल विकास को जो है, बाल विकास जो मनोविज्ञान है हमारा, वो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर ही डिफाइन किया था। अब बात करते हैं कि संज्ञान क्या होता है। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या का समाधान बच्चा कैसे करता है, बच्चा चिंतन कैसे करता है, बच्चा अवधारणा अपने अंदर कैसे लाता है। बाल विकास को जीन प्याजे ने जो डिफाइन किया वह इन सब के आधार पर ही किया है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के कुछ प्रत्यय हैं, कुछ टॉपिक हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इन सबको इंक्लूड किया है इसमें, ताकि आप सुपर टेट या टेट या सी टेट में क्वेश्चन गलत करके ना आए। ठीक है, तो पहला टर्म्स है हमारा अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन हमारा ये होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है आत्मसात्करण। ठीक है, आत्मसात्करण होता है। आत्मसात्करण क्या होता है ये बहुत बार पूछा जाता है। आत्मसात्करण, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे आत्मसात्करण क्या होता है। तो आत्मसात्करण हमारा होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये हमारा आत्मसात्करण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने 2 गाय हैं। ठीक है, एक सफ़ेद गाय है, एक काली गाय है। थोड़ी देर के लिए आप काली गाय को भूल जाओ। बच्चे ने सफ़ेद गाय को देखी, उसने देखा कि गाय के 4 पैर हैं, गाय की बनावट ऐसी है, गाय ऐसे बोलती है, तो उसकी एक अवधारणा, उसका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ऐसी गाय होती है। दूसरे दिन उसने काली गाय को देखा, तो वो देखते ही उसको पहचान गया कि 4 पैर होते हैं, इसकी बनावट गाय जैसी है, तो ये भी हूबहू गाय ही है। तो उसने एक अवधारणा बनाई, यानी उसने पूर्व ज्ञान को, उसने अपने कल के ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ा। तो इसीलिए ये आत्मसात्करण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा समायोजन। समायोजन क्या होता है? तो समायोजन हमारा है पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जैसे अभी मैंने आपको 2 गाय का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, 2 गाय, बच्चे ने गाय देखी तो वो गाय देखकर समझ गया कि ये उसने आत्मसात्करण किया था। ठीक है, समायोजन में थोड़ा सा अलग होता है, वो पूर्व ज्ञान को में परिवर्तन करके वातावरण के साथ। मान लीजिए बच्चे ने एक डॉगी को देख लिया। ठीक है, उसने देखा तो सोचा कि इसके भी 4 पैर है, बट इसकी बनावट तो काऊ जैसी नहीं है, इसकी बनावट तो गाय जैसी नहीं है, ये तो उससे छोटा है और इसकी आवाज़ भी उससे डिफरेंट है। तो उसने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया और उसकी समझ में आ गया कि ये गाय ना होकर ये एक डॉगी है, ये एक कुत्ता है। आई होप आपको समायोजन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉप टर्म्स की, विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना। ठीक है, हमारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे हम एक शब्द में बोले तो वैकल्पिक तरीके से, या तो हाँ या तो ना।
यहाँ हमारा टर्म्स खत्म होता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं और आप गलत करके आते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। और अगर आपने सही से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा, तो श्योर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जो थी जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष। तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है या संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि संवेदी गामक अवस्था क्या होती है, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था क्या होती है? सेंसरी, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो आप एक नाम बस याद रखिए, सेंसरी मोटर स्टेज। और हिंदी में बहुत सारे ज्ञानेंद्रियों गामक अवस्था या और भी बहुत सारे नाम हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज नाम इसका याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या होता है, यह इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखते हैं। देखिए 5 ऑर्गन्स मैंने आपको फिगर में डिफाइन किया है, ये 5 ऑर्गन्स हैं हमारे। तो जो बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, 2 साल तक का बच्चा, जन्म से 2 साल तक का बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही तो सीखेगा। तो 5 ऑर्गन होते हैं हमारे, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से वो सीखता है। तो 5 ऑर्गन्स हो गए। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी संवेदी समस्या मूल प्रवृत्ति से करता है, ठीक है। गामक, इसमें कुछ गामक क्रियाएं, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना। जैसे आप बच्चे को कोई खिलौना देंगे, कुछ लॉलीपॉप देंगे तो वो बच्चा पकड़ लेगा, ठीक है। खेलने को गुनगुना देंगे तो वो बच्चा गुनगुने के साथ खेलेगा, बजाएगा। आप उसको लिखने के लिए एक पेन दे दोगे तो वो लिख तो नहीं पाएगा, लेकिन वो गोल गोल उसको राउंड राउंड घुमाएगा, तो यानी कि वो लिखेगा। इस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत हो, जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है, तो वो हमारी होती है सेंसरी मोटर की स्टेट। इसमें बालक प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर, बालक के ऊपर टॉर्च दिखाएंगे तो बच्चा अचानक से चकनचौंध हो जाता है, क्योंकि उसे प्रकाश का आभास होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, वस्तु स्थायित्व। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? जैसे एक क्वेश्चन आया था 2018 में सीटेट के पेपर में कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में होती है, ठीक है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा तो किस में होगी आपकी? तो ये अवधारणा होगी सेंसरी मोटर स्टेज में। तो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में यह अवधारणा, तो वस्तु स्थायित्व होता क्या है पहले आइए देखते हैं। जब बच्चा छुपी हुई चीज़ को निकाल देता है, मतलब कि जब बच्चा, अगर आप बच्चे से मोबाइल छुपा के तकिए के नीचे रख देते हैं तो बच्चा इतना शैतान होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है, या कह लीजिए कि वो मोबाइल को ढूंढ लेता है और वो चलाने लगता है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी परिभाषा। अब मनोविज्ञान की परिभाषा क्या कहती है वस्तु स्थायित्व के बारे में? तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये हो गया वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही पूछा जाता है कि ये किस स्टेज में पाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वस्तु स्थायित्व, और अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सेकेंड है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अनुत्क्रमणीयता होती है, प्रतीकात्मक विचार आदि, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। या क्रिया करने की पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जीववाद, ठीक है। अब जीववाद जो है, जीववाद का मतलब क्या होता है? जब बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे बालक क्या होता है, सजीव जब छोटा होता है बालक,
हाँ, 2 से 7 साल में कितना बड़ा हो जाएगा बालक, तो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है। तो वो अपने गुड्डे और गुड़ियों को इतना सँभाल के रखता है कि वो दूसरे बच्चे से कहता है कि मेरे गुड्डे या गुड़ियों को गिरने मत देना, उसे चोट लग जाएगी। तो ऐसा वो कहता है क्योंकि उसे सजियों और निर्जीवों में अंतर पता नहीं होता है। फिर हमारा टर्म्स आता अहम केंद्रिता। ठीक है, अहम केंद्रिता क्या होती है? जब बच्चा या सोचना शुरू कर देता है कि वह क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब ठीक है, जो भी वह कह रहा है वो सब ठीक है, अर्थात उसमें मैं की भावना आ जाती है। ठीक है, और वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द है। तो ये होती है हमारी अहम केंद्रिता। फिर थर्ड आती है अपलटावी यानी अनुत्क्रमणिता यानी इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को संख्याएं, वस्तुओं, समस्या आदि को पलटना नहीं सीख पाता है वो। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बच्चे से पूछेंगे कि 2+2 कितने होते हैं, तो वो बच्चा बोलेगा 4। लेकिन अगर आप इसी को उलट के पूछेंगे यानी 2+4 पूछेंगे 6 बताएगा बच्चा। लेकिन अगर आप इसको उलट देंगे 4+2 पूछ लेंगे तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसे इरिवर्सिबिलिटी का ज्ञान ही नहीं है, वो नहीं समझ पाता। वो बस सीधे सीधे उसने रट्टा मार रखा है कि 2+2 4 होते हैं, 2+4 6 होते हैं, ऐसे ऐसे उसने सीख रखा है। स्कीमा, ठीक है, सबसे पहले स्कीमा क्या होता है? स्कीमा किसी जानकारी को अपने दिमाग में फिक्स करना, स्कीमा कहलाता है। और एक बात और है अपलटावी में, इरिवर्सिबिलिटी में एक और भी है, जैसे इसमें मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संप्रत्यय की कमी होती है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से नहीं जान। जैसे मुद्रा संप्रत्यय का एग्जाम्पल ले, जैसे आप बच्चे को 2000 की नोट दीजिए, ठीक है, और बच्चे को कुछ सिक्के दे दीजिए, तो बच्चा जो है वो सिक्के को एक्सेप्ट करेगा विदाउट वो नोट को छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि सिक्के ज़्यादा क्वांटिटी में है, उनकी मात्रा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो वो अंतर नहीं कर पाता, वो नहीं सीख पाता। ऐसे भार, ऐसे दूरी भी उसे उतनी दूरी काउंट नहीं कर पाता है, भार भी उसमें कमी होती है, ऊंचाई भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, ऐसे उसमें कमी पाई जाती है इस एज में। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में क्या होता है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, तो उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। इसमें सर्वाधिक निम्न स्तर का चिंतन कहते हैं, जो प्रायः छोटे बालकों, मंदबुद्धि व्यक्तियों तथा पशुओं में पाया जाता है। अब बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष में छोटा ही तो रहेगा, नन्हा बालक ही तो रहेगा, कितना बड़ा वो क्या सोच लेगा, कितना चिंतन कर लेगा। तो वही है उपस्थित या चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अथवा पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने अनुभवों का उपयोग करता है और सोचता है, यानी इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ सोच पाता है। अगर वो सामने रखी हुई चीज़ों को देखता है तब उसके बारे में सोचता है, यानी कोई चीज़ रखी अगर आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तब वो सोचता है उसके बारे में। जब बच्चे की प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। ठीक है, अवलोकित घटना पर आधारित सोचता है। इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने अनुभवों का उपयोग करता है। तो ये होता है हमारा मूर्त चिंतन। ठीक है, मूर्त चिंतन। जैसे सेकंड वाला स्टेज था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें जीववाद के बारे में वो अच्छे से नहीं समझ पाता है, वो अंतर नहीं कर पाता। हम अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी के बारे में वो जैसे संख्याएं दे दी जाए तो आरोही अवरोही क्रम में नहीं लगा पाएगा, उसके भार के क्रम में नहीं लगा पाएगा, वो सिक्कों और नोट के अंतर को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें क्या होती हैं, जीववाद का संपूर्ण विकास हो जाता है, मुद्रावाद का पूर्ण विकास हो जाता है, वो सिक्के और पैसों में अंतर करना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक में चिंतन का समावेश हो जाता है, जिसे हम मूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है, वो जब मूर्त रूप से सोचता है, अक्सर पूछा जाता है कि किसमें बच्चा मूर्त रूप से चिंतन करता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक तर्क पर आधारित चिंतन करता है। ठीक है, तर्क वो सोचता है, बेवजह की बातें नहीं करता है वो। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, यानी कि अगर आप उसको आरोही अवरोही क्रम में लगाने को दे देंगे तो वो लगा लेगा बच्चे अच्छे से। आप उसे 2+4 पूछेंगे तो भी वो 6 बताएगा, 4+2 पूछेंगे तो भी वो 6 ही बताएगा, क्योंकि उसे उस बात का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता। इसे संरक्षण का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत होता है। बालक अपने खिलौनों को, अपने सारी सामानों को सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है, तो वो होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब हमारा चौथा एंड लास्ट स्टेज जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से 15 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है, बालक अमूर्त चिंतन करता है, मतलब उसके सामने कोई चीज़ नहीं हो, कोई घटना नहीं हो, फिर भी वह अमूर्त रूप से सोच सकता है। ठीक है, जब आप बिना देखे समस्या के बारे में सोचते हैं या चिंतन करते हैं तो वो औपचारिक चिंतन होता है।
और इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है, अंकों का प्रयोग, सब अंकों का प्रयोग सर्वाधिक करता है और समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण के अंतर को समझने लगता है। तो बच्चा जब ऐसे, क्योंकि अमूर्त रूप से सोचता है और समस्या समाधान करता है और बच्चा इस एज में बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा वो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और वो कार्य कारण और समस्या समाधान को समझने लगता है, उसके बारे में चिंतन करने लगता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चा गणित गणना ज़्यादा करता है, यानी गुणा भाग जोड़ घटाना किस एज में ज़्यादा करता है, तो वो होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गुणा भाग जोड़ घटाना अधिक करता है। ठीक है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको पता चल गई। यही 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सके तो 2 से 4 बार देखिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, मेरे एग्जाम्पल को देखो और कुछ नहीं। ठीक है। फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कुछ बातें कही जो कि इंपॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास जो होता है वो गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं। ठीक है। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यही इसे अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को देखा, बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तभी इन्होंने अपने बच्चों पे ही तो प्रयोग किया था। ऐसे ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसे ही किया था, अपने बच्चों की उम्र को देखते हुए कि बच्चे इस एज में ऐसे ही करते हैं, इस एज में ऐसी चीज़ें करते हैं। बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है, बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। तो आज का ये मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं इसे एमसीक्यू लेके आऊँगी इससे रिलेटेड। आज की मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि अरे मैं एमसीक्यू कल कराऊँगी आपको। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और बस अपना प्यारा ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय।